10 मिनट पहले की बात है, मेरी मंगेतर बाथरूम की खिड़की से कूदकर उस असिस्टेंट के साथ भाग गई जिसे वो सिर्फ एक सहकर्मी बताती थी। उसने मुझे 400 मेहमानों और 2 बड़े कारोबारी घरानों के सामने मंडप में अकेला छोड़ दिया। परिवार का समाधान यह था कि उन्होंने उसकी 29 साल की मौसी रीना को उस दुल्हन के जोड़े में धकेल दिया। रीना, इस परिवार की असली वारिस, अपनी भगोड़ी भांजी से कहीं ज्यादा शांत, तेज और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि रनवे मॉडल अपने करियर पर दोबारा सोचने लगे और बहुत सुंदर दिखने वाले लोग भी उसके सामने साधारण लगे। ये वही सबसे खतरनाक, खूबसूरत और नामुमकिन औरत थी जिसे मैं सगाई से बहुत पहले से चाहता था। वही महिला जिसे 5 साल तक न देखने का नाटक मैंने बड़ी शिद्दत से किया था। एक ऐसी औरत को खोना जो एक वीकेंड भी वफादार नहीं रह सकी, और बदले में उस इंसान को पाना जिसे मैंने सालों से चाहा था, ये कोई त्रासदी नहीं थी। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुश नसीब दिन था। चलिए मैं आपको 10 मिनट पीछे ले चलता हूँ, जहां मुझे अभी ये नहीं पता था कि मेरा रिश्ता टूटना मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन बात बनने वाला था। बाथरूम की खिड़की जमीन से 41 इंच ऊपर थी और यूना ने उसे हील्स पहनकर पार किया था। मुझे पता है कि वह 41 इंच थी क्योंकि वेडिंग प्लानर ने बाद में अपनी $2000 की ड्रेस में घुटनों के बल बैठकर इसे नापा था, जैसे यह कोई क्राइम सीन हो। तकनीकी रूप से यह था भी, यह जुर्म मेरे खिलाफ हुआ था। एक ब्राइड्समेड ने मुझे गलियारे में ढूंढा और यह खबर दी। उसने ये बात ऐसे नहीं कही जैसे किसी की मौत की खबर दी जाती है। उसने यह इतने हल्के और राहत भरे अंदाज में कहा जैसे वह 1 घंटे से यह बात दबाकर बैठी थी और आखिरकार बोलकर खुश थी। कहाँ गई? मैंने पूछा। डेमन के साथ। डेमन? वही असिस्टेंट, वही सिर्फ सहकर्मी। ये एक ऐसा वाक्य है जो मेरे अनुभव में केवल वही लोग बोलते हैं जो उसी वक्त उस सहकर्मी को मैसेज भेज रहे होते हैं। मैं वहां खड़ा होकर गणित लगाने लगा जो हर दुल्हा करता है। 400 मेहमान, 2 बड़े कारोबारी घराने जिन्होंने इस उम्मीद पर हाथ मिलाया था कि उनके बच्चे एक तस्वीर के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे। एक स्ट्रिंग क्वार्टेट जो पहले ही पाशल बेल की धुन बजा रहा था, और एक दुल्हन जो खिड़की से उस आदमी के साथ भाग रही थी जिसकी पूरी पर्सनैलिटी सिर्फ एक मजबूत हैंडशेक तक सीमित थी। सच कहूं तो मेरा दिल टूटा नहीं, उसने कुछ ज्यादा ही अजीब किया। उसकी धड़कन एक वॉशिंग मशीन की तरह तेज हो गई जब उसमें जरूरत से ज्यादा कपड़े भर दिए जाते हैं। लेकिन मैंने यह राज कमरे के हर इंसान से छुपा कर रखा, क्योंकि एक बात जो उस शादी में कोई नहीं जानता था, और एक ऐसी बात जिसे कबूल करने से पहले मैं मर जाना पसंद करता, वह यह थी कि मैं दुखी नहीं था। मैं तो इस बात से डरा हुआ था कि मैं जरूरत से ज्यादा शांत दिख रहा था। इसलिए मैंने अपने चेहरे पर सही भाव बनाए। जब किसी मर्द की दुल्हन उसे मंडप पर छोड़ देती है तो उसके चेहरे पर एक खास एक्सप्रेशन होना चाहिए, दुखी, गरिमापूर्ण और चुपचाप सहने वाला भाव। एक ऐसे अच्छे इंसान का चेहरा जिसके साथ दुनिया ने गलत किया हो। मेरे पास पहला रिश्तेदार आने से पहले इस चेहरे को बनाने के लिए लगभग 6 सेकंड थे, और मैंने इसे बेहतरीन तरीके से बना लिया। जबड़ा सख्त, आंखें नीची और एक धीमी, साहसी सांस। अगर गरिमा के साथ दुख सहने के लिए कोई अवार्ड मिलता तो मुझे उसे रखने के लिए एक बड़े शेल्फ की जरूरत पड़ती। हॉल में हंगामा शुरू हो चुका था। यूना की माँ वेरा इतनी तेजी से आई जितनी तेजी से मैंने उन्हें कभी चलते नहीं देखा था। उनका मेकअप उतरने ही वाला था और वे मेहमानों, बिजनेस अलायंस और शर्मिंदगी के बारे में फुसफुसा रही थीं। वेरा की दुनिया में शर्मिंदगी एक हिसाब किताब की तरह है जो बैलेंस शीट के बाद आती है। किसी के अंकल किसी वकील से फोन पर बात कर रहे थे। एक कजिन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, फिर अचानक रुक गई क्योंकि एक बड़ी कजिन ने उसका फोन छीन लिया। संगीत बजाने वाले, भगवान उनका भला करे, बजाते रहे, बिल्कुल प्रोफेशनल। फिर कमरे में सन्नाटा छा गया और मुझे पीछे मुड़ने से पहले ही पता चल गया कि कौन अंदर आया है। आपको इसका एहसास हो जाता है जैसे बैरोमीटर को आसमान से पहले ही तूफान का पता चल जाता है। रीना किसी मौसम की तरह दाखिल हुई, शोर मचाकर नहीं बल्कि पूरी तरह छा जाने के लिए। जो 400 लोग अभी चिल्ला रहे थे उन्होंने अचानक चुप होना ही बेहतर समझा। 29 साल की उम्र, मुझसे 5 साल बड़ी और मुझसे कहीं ज्यादा समझदार। उसके चमकदार काले बाल ऊपर बंधे हुए थे जैसे इस शादी के बाद उसे किसी बहुत जरूरी जगह जाना हो और यह शादी उसे देर करवा रही हो। उसकी ठंडी और शांत आंखें इस पूरे ड्रामे का जायजा ले रही थीं और उसका हिसाब लगा रही थीं। वह इस परिवार की असली वारिस थी जिसके सामने शादी में आए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनी आवाज धीमी कर लेते थे। मैं 5 साल से चुपचाप और दीवानों की तरह उससे प्यार करता आ रहा था, और मैंने हर पल यह जताने में बिताया था कि मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं। मैं इसमें माहिर हो चुका था, हालांकि शायद उतना नहीं जितना मैंने सोचा था, लेकिन यह मुझे बाद में पता चला। पुराने सोरेन ने बात की, जो परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे, जिनकी नाराजगी शेयर मार्केट को भी हिला सकती थी। उन्होंने मार्बल के फर्श पर अपनी छड़ी से एक बार थपकी दी और उसकी आवाज एक फैसले की तरह गूंजी। यह अलायंस बना रहेगा। उन्होंने कमरे से, वकीलों से और भगवान से कहा, शादी होकर रहेगी।
वहां एक पल का सन्नाटा छा गया, जहां कोई आम परिवार पूछता कि दुल्हन कौन होगी। सोरेन ने रीना की तरफ देखा, रीना ने मेरी तरफ देखा, और मुझे उस ठंडे सच के साथ समझ आ गया कि यहाँ क्या तय हो रहा था। वे मौसी को दुल्हन के जोड़े में बैठाने वाले थे। मैं इस पल में अपने बर्ताव को साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यह मायने रखता है। मैं मुस्कुराया नहीं, मैंने खुशी से कोई उछलकूद नहीं की। मैंने वही दुखी दूल्हे वाला चेहरा बनाए रखा, एक बड़े मकसद के लिए समझौता करने वाले मर्द की तरह सिर हिलाया और बेहद गंभीरता से कहा, अगर इससे दोनों परिवारों की इज्जत बचती है तो मैं तैयार हूं। मुझे जो करना था वह ये था कि उस औरत से शादी करूं जिसे मैं अपनी पुरानी मंगेतर से मिलने से पहले से चाहता था। सच में इंसान को क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उन्होंने दुल्हन बदल दी, कोई दूसरी अंगूठी ले आया, एक बेहतर अंगूठी जो ज्यादा भारी और पुरानी थी, जो ज्यादा कीमती लग रही थी। पंडित जी ने भी कमाल का प्रोफेशनलिज्म दिखाया। उन्होंने अपने नोट्स में बस नाम बदला और पूजा जारी रखी। और यही वह हिस्सा है जिसे मैं बार बार सोचता हूँ। जब उन्होंने रीना से पूछा कि क्या वह हर सुख दुख में मुझे स्वीकार करेगी, तो पंडित जी के वाक्य पूरा करने से पहले ही उसने हाँ कह दिया। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झूठी सांस नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उसे मनाना पड़ा हो। मैं तो उसके मना करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन मुझे इतनी जल्दी हाँ मिली कि पेन भी शर्मा जाए। मैंने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा और उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वह काफी समय से मेरा इंतजार कर रही थी, और मैं आखिरकार सही समय पर पहुंच गया था। हॉल में मौजूद हर इंसान को लगा कि वे एक परिवार को अपनी इज्जत बचाते हुए देख रहे हैं। सिर्फ मैं ही अकेला इंसान था जिसने यह ध्यान दिया कि रीना को इसमें जबरदस्ती नहीं लाया गया था। वह खुद चल कर आई थी। शादी का कमरा किसी और जोड़े के लिए सजाया गया था। किसी ने यूना के लिए हेडबोर्ड पर कागज के छोटे छोटे दिल टांगे थे, और अब वे मेरे और रीना के ऊपर ऐसे लटक रहे थे जैसे किसी कोर्ट केस का सबूत हो जिसे साफ करना लोग भूल गए हों। रीना ने एक सेकंड के लिए उन्हें देखा, फिर मुझे ऐसे देखा जैसे वे दिल मैंने खुद चुने हों। बैठो, उसने कहा, बिना किसी कड़वाहट के, जैसे आप फर्नीचर को सही जगह रखने के लिए कहते हैं। मैं बैठ गया। वह खड़ी रही, जिसका मतलब था कि वह बातचीत करने वाली थी, और वह बातचीत ऐसे करती थी जैसे बाकी लोग सांस लेते हैं। हम इस रिश्ते को सिंपल रखेंगे, उसने कहा। आपसी सम्मान की शादी, हम दोनों परिवारों के फायदों का ध्यान रखेंगे। हम साथ रहने को प्यार समझने की भूल नहीं करेंगे। कुछ सालों में जब ये मर्जर सेटल हो जाएगा और कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, तो हम मतभेदों का बहाना बनाकर तलाक ले लेंगे, शांति से, बिना किसी ड्रामे के। उसका हर एक वाक्य बिल्कुल साफ और सीधा था। ये मेरे लिए सबसे रोमांटिक बात थी जो किसी ने मुझसे कही थी, और मुझे पता है कि ये सुनने में कैसा लगता है। समझ गया, मैंने कहा। तुम इसे बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। मैं बहुत व्यावहारिक इंसान हूं। उसने मुझे कुछ देर ज्यादा ध्यान से देखा, जैसे कोई बिल को देखता है जो उम्मीद से कम आया हो। फिर उसने सिर हिलाया और कपड़े बदलने चली गई। मैं उन कागजी दिलों के नीचे लेट गया और एक ऐसा फैसला लिया जिसका मैंने कोई ऐलान नहीं किया। मैं उसे जीतने वाला था, किसी चालाकी से नहीं, किसी दबाव से नहीं। मैं उसे धीरे धीरे जीतने वाला था, उस तरीके से जैसे आप किसी जंगली बिल्ली का भरोसा जीतते हैं जो आपको बस एक बेजान चीज समझती है, जब तक कि वह एक दिन खुद आपकी गोद में आकर न बैठ जाए और ऐसा नाटक न करे कि यही उसका प्लान था। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था उसे दूर से चाहने का। अब तो मैं उसके साथ रहने वाला था। मुझे अपने जीतने का पूरा भरोसा था। मेरे दिल ने भी इस बात पर अपनी सहमति दी। मैं सुबह 6:15 पर उठ गया, क्योंकि मैं हमेशा 6:15 पर ही उठता हूँ। ये मेरे शरीर की एक आदत है। रीना पहले से ही उठ चुकी थी, पूरी तरह तैयार, और अपने फोन पर कुछ ऐसा पढ़ रही थी जो किसी एम्प्लॉय का दिन खराब करने वाला था। मैंने एकमात्र समझदारी वाला काम किया जो मैं सोच सकता था। मैंने उसके लिए कॉफी बनाई, बिना किसी ड्रामे के। मैं सच बताना चाहता हूँ, 5 साल तक उसे न देखने का नाटक करते हुए मैंने ध्यान दिया था कि वह एक चम्मच चीनी के साथ ब्लैक कॉफी पीती है और उसे कप में चम्मच छूटना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने एक चम्मच चीनी के साथ ब्लैक कॉफी बनाई, चम्मच बाहर निकाला और बिना कुछ बोले उसके पास रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे आप किसी जंगली जानवर के सामने खाना रखते हैं ताकि वह डरे नहीं। उसने कप को देखा, फिर मुझे देखा, और फिर कप को देखकर कुछ सोचने लगी। ब्लैक, एक चम्मच चीनी, बिना चम्मच के। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऐसी कॉफी पसंद है? उसने कहा। ये कोई सवाल नहीं था, ये एक छोटा सा मौका था और मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। बस एक तुका, मैंने कहा, और इससे पहले कि मेरा चेहरा 5 साल की मेरी पोल खोल दे, मैं शावर लेने चला गया। जब तक मैं नीचे आया, सुबह का अच्छा समय खत्म हो चुका था क्योंकि यूना वापस आ गई थी। ये सामने आया कि वह असल में शहर छोड़कर नहीं गई थी, उसने बस शादी छोड़ी थी। एक ऐसा फर्क जो उसे बहुत बड़ा लग रहा था और मुझे बेहद फनी लग रहा था। और अब वह सोफे पर बैठी थी और डेमन का हाथ उसके हाथ में था। उसका चेहरा ऐसे आत्मविश्वास से चमक रहा था जैसे उसे लगता हो कि प्यार कोई कानूनी ढाल है। जब मैंने एंट्री की तो डेमन खड़ा हो गया। जाहिर है
वह खड़ा होता ही। उसका पोस्चर एक ऐसे इंसान जैसा था जिसने शीशे के सामने शरीफ दिखने की प्रैक्टिस की हो, और उसके हाथ इतने सॉफ्ट थे जैसे उसने कभी किसी दूसरे की बीवी के अलावा कोई भारी चीज ना उठाई हो। उसने कुछ माफी मांगने जैसा बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मैं उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। बेटा, वेरा ने अपनी पुरानी आदत से कहना शुरू किया। मैं 2 साल से उनका दामाद बनने वाला था। फिर उन्होंने खुद को सुधारा क्योंकि उन सबको बता दिया गया था कि अब नए नियम हैं। वो बात संभालने की कोशिश करने लगी इससे पहले कि कोई नया ड्रामा हो। काई, यूना की सिस्टर इन लॉ के बारे में, मैंने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेरा ने आंखें मटकाईं। मुझे माफ करना, आप मेरी पत्नी की सिस्टर इन लॉ हैं, मैंने बहुत शांत आवाज में कहा। रीना सोरेन की बेटी हैं, मैं रीना का पति हूँ। उस नाते मैं यूना का अंकल इन लॉ हुआ और आप मेरी सास की बराबरी की हुई। आंटी कहना अब अजीब लगेगा, सिस्टर इन लॉ कहना ही सही है। मैंने उन्हें एक छोटा सा फॉर्मल नोट दिया, जैसा आप किसी ऐसे इंसान को देते हैं जिसे आपने 3 पायदान नीचे गिरा दिया हो। यूना का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरे 2 सेकंड तक उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। मैंने काउंट किया था, जो यूना के लिए एक रिकॉर्ड था। तुम बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो, वह जैसे तैसे बोली। मैं बस सही बात कह रहा हूं, मैंने कहा। दोनों बातों में फर्क होता है और तुम उस फर्क को भूल चुकी हो। सोरेन की छड़ी फिर फर्श से टकराई। एक आवाज, और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। बहुत हुआ। उन्होंने हम सबको ऐसे देखा जैसे कोई इंसान अपने उन जानवरों को देखता है जिन्होंने उसकी नाक कटवा दी हो। पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है। काई की शादी रीना से हो चुकी है। यूना जिससे चाहे शादी करे और खुद जवाब दे। इस घर में अब कोई भी पुरानी बात दोबारा नहीं उठाएगा। ये चैप्टर यहीं बंद होता है। वे खड़े हुए। उनकी ढलती उम्र की पूरी अथॉरिटी उस आवाज में थी। हम अपनी नाकामी को बार बार दुनिया के सामने नहीं लाते। और बात वहीं खत्म हो गई क्योंकि उस परिवार में सोरेन का फैसला ही आखिरी फैसला होता था। मुझे इस बात पर जीत का एहसास होना चाहिए था। मुझे सबसे ज्यादा अपने चेहरे के हिस्से पर रीना की नजरें महसूस हो रही थीं। वह किसी समय नीचे आई थी और उसने बिना एक शब्द बोले अपने हाथ बांधकर इस पूरे ड्रामे को ऐसे देखा जैसे उसने मेरी कॉफी के बारे में सब समझ लिया था। जब हमारी नजरें मिलीं तो वो मुस्कुराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कुछ ऐसा था जो शायद आधा डिग्री गर्म हो गया था, जो रीना के पैमाने पर तो गर्मी की एक जबरदस्त लहर जैसा था। यहाँ वो बात है जिसने मुझे साफ साफ बता दिया कि आगे क्या होने वाला था। बाद में जब मैं अकेला था, यूना ने मुझे एक मैसेज भेजा। वो कोई माफीनामा नहीं था बल्कि एक थ्योरी थी। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैसेज में लिखा था। मुझे पता है तुमने उससे शादी क्यों की। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैंने इसे 3 बार पढ़ा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं कोई गलत फहमी में तो नहीं हूं, लेकिन मैं सही था। मेरी एक्स मंगेतर ने मुझे अपने सपनों की महिला से शादी करते देखा था और इस नतीजे पर पहुंची थी कि मैंने ऐसा उसके गम में किया है कि मैं यूना को खोने से इतना टूट चुका था कि मैंने मरहम के तौर पर सबसे पास मौजूद उसकी मौसी को चुन लिया। सही कदम तो ये होता कि मैं उसी वक्त उसके इस वहम को तोड़ देता, लेकिन मैंने फोन को उल्टा करके रख दिया, क्योंकि जो इंसान ये सोचता है कि आप अब भी उसी के हैं, वह अपनी हर कमजोरी आपके सामने रख देगा, एक एक करके पूरे आत्मविश्वास के साथ भेजे गए मैसेजेस के जरिए। और मेरा इरादा उसे रोकने का बिल्कुल नहीं था। उसे मुझे समझने दीजिए। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी थी और मैं चाहता था कि वह कुछ समय तक इसी गलतफहमी में रहे। यूना ने मंगलवार को रात 9:40 पर इंटरनेट पर अपने रिलेशनशिप का ऐलान किया, जो किसी इंसान की सोच के बारे में बहुत कुछ बताता है। 9:40 पर, न सुबह न लंच टाइम, बल्कि दिन के उस मरे हुए वक्त पर। ये वह समय होता है जब आप 8 बजे से ड्राफ्ट को घूर रहे होते हैं और आखिरकार पोस्ट कर देते हैं। वह एक सेल्फी थी। उसका गाल डेमन के कंधे पर था और शीशे के सामने प्रैक्टिस की गई डेमन की मुस्कान लेंस के ठीक बगल में निशाना साधे हुए थी। कैप्शन में लिखा था, कुछ चीजें सब कुछ गंवाने के लायक होती हैं। 1 घंटे में 300 लाइक्स आ गए। कमेंट्स उन लोगों का म्यूजियम लग रहे थे जो पब्लिक में बहुत तमीजदार बनते हैं और प्राइवेट में स्क्रीनशॉट लेते हैं। अभी मैंने उसे पूरा पढ़ा भी नहीं था कि मेरा फोन बज उठा। ग्रुप चैट में हम 3 लोग हैं, मैं, थियो और जॉन। जॉन मेरी जिंदगी की हर घटना को किसी ऐसे शो के सीजन फिनाले की तरह देखता है जिसमें उसने पर्सनली इन्वेस्ट किया हो। जॉन मुख्य रूप से एक शब्द के फैसलों में बात करता है, जैसे कोई तांत्रिक जो हर शब्द के हिसाब से पैसे लेता हो। थियो, क्या तुमने ये देखा? थियो, सब कुछ गंवाने के लायक। भाई, उसने एक शादी और एक बिजनेस मर्जर गंवाया है। थियो, ये इतिहास का सबसे महंगा कैप्शन है। जॉन, चीप। थियो, क्या तुम ठीक हो? 2 बार पलकें झपकाओ। थियो, क्या तुम अपने अरबों रुपयों पर बैठकर रो रहे हो? मैंने टाइप किया, मैं ठीक हूँ। थियो, ये जिंदा है। जॉन, शक है? उनका शक करना गलत नहीं था, मैं ठीक था। सच तो ये है कि मैं ठीक से कहीं ज्यादा बेहतर था, और यही वह बात थी जिसे मैं ग्रुप चैट में नहीं लिख सकता था, वरना ये किसी बीमारी के लक्षण जैसा लगा। क्योंकि यहाँ एक ऐसी बात थी जो यूना पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का ऐलान करते वक्त नहीं समझ पाई।
जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी दुनिया को तुलना करने का न्योता देते हैं, और उसने अभी अभी रीना के साथ अपनी तुलना कराने का फैसला किया था। मैंने अपनी पत्नी को स्टडी रूम में देखा, जहां वह नंबरों वाली किसी फाइल को चेक कर रही थी। मैंने अपना फोन टेबल पर रखा, स्क्रीन ऊपर की तरफ थी और यूना की पोस्ट हम दोनों के बीच चमक रही थी। वह पब्लिक हो गई, मैंने कहा। रीना ने उसे पढ़ा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले, जो रीना के मामले में एक तरह का बदलाव ही होता है। सब कुछ गंवाने के लायक, उसने कोट किया। उसने अभी सब कुछ नहीं गंवाया है। ये बात उसने एक ऐसी महिला की तरह कही जो इमोशंस का भी ऑडिट करती है। मुझे लगता है बे हमें जवाब देना चाहिए, मैंने कहा। किस चीज से? उससे बेहतर बनकर। हमने एक फोटो ली। मैं ये नाटक करना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी थी। हम स्टडी रूम की लंबी खिड़की के पास खड़े हो गए, जहां दोपहर की धूप बहुत खूबसूरत लग रही थी। एंगल की वजह से हम सिर्फ साइड प्रोफाइल में दिख रहे थे। ये एक ऐसा एंगल होता है जिसमें दो लोग किसी मूवी पोस्टर की तरह सबसे ज्यादा दिखते हैं, और उन दो लोगों की तरह सबसे कम जिन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। मैंने अपना फोन उठाया। ठीक उसी पल जब मैंने बटन दबाया, रीना फोटो की जरूरत से थोड़ा ज्यादा करीब आ चुकी, इतनी करीब कि मुझे उसकी गर्माहट महसूस हुई, और मेरे अंगूठे ने मुझे धोखा देते हुए फोटो खींच ली। मैंने फोटो देखी। ये पूरी तरह से अनफेयर थी। हम किसी महंगे परफ्यूम के विज्ञापन जैसे लग रहे थे। हम ऐसे लग रहे थे जैसे वो परफ्यूम बना ही हमारे लिए हो। मैंने इसे पोस्ट कर दिया। कैप्शन लिखा, रीजनेबल, लीगल, हर्स। मैंने ये फोटो रीना को भेजी और उससे भी पोस्ट करने को कहा। उसने बिना किसी बहस के पोस्ट कर दिया, जिसे मैंने नोट किया। कमेंट्स ऐसे आने लगे जैसे कोई मौसम बदल रहा हो। और यहाँ सबसे खास डिटेल ये थी, वे वही लोग थे। रीना के और मेरे दोस्त लगभग एक ही थे। हम सालों से एक ही सर्कल में घूम रहे थे, इतने करीब कि एक दूसरे की जिंदगी पर कमेंट कर सकें, लेकिन इतने प्राउड कि खुलकर कह ना सकें। इसलिए दोनों पोस्ट उन एक ही लोगों की भीड़ से भर गईं, जो हमें दो अलग अलग खिड़कियों से उस शादी के लिए दो दो बार बधाई दे रहे थे, जिसे सबने एक मजबूरी का समझौता मान लिया था। यूना की पोस्ट के नीचे फॉर्मल कमेंट्स, लोगों की उत्सुकता और वे खास सन्नाटा था जो लोग अपने असली ओपिनियन ग्रुप चैट के लिए बचाकर रखते हैं। वहीं हमारी पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आ गई थी। यूना का मैसेज ठीक 11 मिनट बाद आया, इसे डिलीट करो। फिर इससे पहले कि मैं कोई जवाब न देता, उसने तुरंत लिखा, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दुखी हो। मैं समझती हूँ, अपना मजाक मत बनाओ, मैं भी अपनी पोस्ट हटा लूंगी। वह एक ऐसी कहानी गढ़ रही थी जहां मेरी ये पोस्ट एक टूटे हुए दिल का रोना थी और उसकी बेवफाई एक किस्मत का खेल। वो मुझे एक ऐसे दुखी एक्स के रूप में दिखा रही थी जो पुरानी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैंने उसका मैसेज पढ़ा और मुझे उसकी इस बात पर एक तरह की दाद देने का मन हुआ। जानबूझकर इतना गलत होने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। फिर, और मैं अपनी इस हरकत पर पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, मैंने ठीक 30 सेकंड बाद उसे अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि ब्लॉक करने का मतलब था कि वह हमें देख नहीं पाएगी। और मैंने सोचा कि सबसे बड़ी सजा तो यह होगी कि खिड़की खुली रखी जाए। उसे पेज रिफ्रेश करने दो, उसे अपनी लाइक्स की गिनती हमारी लाइक्स से करने दो। ब्लॉक करना तो दया दिखाना होता, और मैं बिल्कुल भी दया के मूड में नहीं था। मैंने एक मैसेज टाइप किया और चाहा कि ये आखिरी बात हो जो वह देखे, इससे पहले कि मैं उसे सच में ब्लॉक कर दूं। मैं दुखी नहीं हूं और न ही मैं कुछ डिलीट कर रहा हूं। तुमने एक ऐसा मंगेतर खोया जिसे तुम नहीं चाहती थी, और एक ऐसा परिवार खोया जिसे तुम चाहती थी। अब इस हिसाब किताब के साथ आराम से बैठो। सेंड, ब्लॉक, सन्नाटा। शहर के किसी कोने में मैंने इमेजिन किया कि उसके फोन पर एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आया होगा। मुझे यह सोचकर ही काफी तसल्ली मिली। जब मैंने ऊपर देखा तो रीना दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी मुझे ही देख रही थी। वह वहां इतनी देर से थी कि उल्टा लिखा हुआ मैसेज भी पूरा पढ़ सकती थी, और वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम थी। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा। थोड़ा बहुत। वह चलकर कमरे के बीच में आई, और ये वो पल है जो मेरे दिल में बस गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, दिखावे के लिए ही सही, क्योंकि कमेंट्स में एक दोस्त ने पूछा था कि क्या हम अगली फोटो के लिए भी हाथ पकड़ेंगे। यही एक वजह हम दोनों के पास मौजूद थी, और मैंने तुरंत उस वजह को थाम लिया। लेकिन फोटो तो पहले ही पोस्ट हो चुकी थी। स्टडी रूम में ड्रामा करने के लिए कोई नहीं था, न कोई लेंस, न कमेंट सेक्शन, न कोई देखने वाले, सिवाय उसकी स्प्रेडशीट के नंबरों के, जिन्हें रोमांस से कोई मतलब नहीं था। फिर भी उसने मेरा हाथ थामे रखा, न पीछे खींचा, न कोई सफाई दी। उसने अपनी ठंडी उंगलियों को मेरी उंगलियों में ऐसे फंसा लिया जैसे यह कोई ऐसी शर्त हो जो उसने मुझे बताए बिना कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दी हो, और तय किया हो कि मुझे इस पर साइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने इस बात की तरफ उसका ध्यान नहीं दिलाया। जब कोई जंगली बिल्ली आखिरकार आपकी गोद में आ बैठे तो उसे डराया नहीं जाता। लेकिन मैंने इस बात को उस फोल्डर में सबसे ऊपर सेव कर लिया जो मैं चुपचाप बना रहा था, जिसका नाम था रीना दिखावे से ज्यादा साथ दे रही है। उस फोल्डर में अभी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था। मुझे लग रहा था कि ये फोल्डर जल्द ही काफी बड़ा होने वाला है।
लोग सोचते हैं कि क्योंकि मैं थका हुआ दिखता हूँ इसीलिए मैं सीधा साधा हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे काम की गलतफहमी है और मैंने इसे कभी दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं अपने फैमिली ग्रुप के लिए क्राइसिस और कम्युनिकेशन संभालता हूँ। ये एक ऐसा काम है जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे फोटोकॉपी मशीन के पास खड़े रहना, लेकिन असल में ये उन बमों को डिफ्यूज करने जैसा है जिन्हें बाकी लोगों ने गलती से चालू कर दिया हो। उस गुरुवार को हमारे एक मिड लेवल मैनेजर का एक वेटर से बदतमीजी करने का वीडियो शूट हो गया। सुबह 11 बजे तक वो क्लिप इंटरनेट पर छा चुकी थी, 30,000 व्यूज आ चुके थे। कमेंट्स में लोग उस पर गुस्सा निकाल रहे थे और हमारे शेयर्स थोड़े थोड़े नीचे गिर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनजान लोगों के दुखी होने पर स्टॉक्स गिरते हैं। मेरी बहन नोरा मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट लुक में और मेरी मुसीबत के मजे लेते हुए। वैसे, उसने कहा, इंटरनेट ने तय कर लिया है कि हम वेटर से नफरत करते हैं। मैंने उस क्लिप को 4 बार देखा, उसकी बदतमीजी देखने के लिए नहीं बल्कि टाइम स्टैम्प, एंगल और उस चीज को देखने के लिए जिसे बाकी लोग गुस्सा होने के चक्कर में मिस कर रहे थे। वीडियो झगड़े के बाद से शुरू हुआ था। किसी ने पहले के 90 सेकंड काट दिए थे, वो हिस्सा जहां मैनेजर असल में माफी मांग रहा था। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जिसमें किसी को झूठा कहा गया हो। भीड़ को भीड़ कहकर आप कभी नहीं जीत सकते। मैंने पूरा फुटेज निकाला, कटे हुए 90 सेकंड बिना किसी कमेंट के रिलीज कर दिए और लोगों को खुद उस एडिट का पता लगाने दिया। दोपहर 3 बजे तक कहानी इतनी बदल गई कि मैनेजर एक हीरो की तरह ट्रेंड करने लगा जो अच्छी टिप देता है। मैंने पब्लिकली एक शब्द भी नहीं कहा। सबूतों को अपनी आवाज की जरूरत नहीं होती, उनका सही वक्त पर सामने आना ही काफी होता है। तुम थोड़े डरावने हो, नोरा ने तारीफ करते हुए कहा और चली गई। मैं यह सब सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि पार्किंग गैराज वाली बात बताने से पहले आप समझ सकें कि मैं काम क्या करता हूं। रीना की एक देर रात तक चलने वाली बोर्ड मीटिंग थी, इसलिए मैंने दोपहर का वक्त एक शॉपिंग सेंटर में बिताया जहां मेरी मुलाकात रोआन से हुई। रोआन उन आदमियों में से है जो महंगे सूट और फालतू के ओवर कॉन्फिडेंस से बने होते हैं। वह सालों से रीना को चाहता था, एक ऐसी चाहत जिसमें कभी रिजेक्शन का डर नहीं होता, क्योंकि उसे सिर्फ सपने देखना पसंद था। वह मुझसे एक ऐसी मुस्कान के साथ मिला जो उसने यकीनन मेरे लिए बचाकर रखी थी। काय, उसने कहा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जनाजे में हाथ मिलाते हुए फॉर्मेलिटी निभाता है। काम चलाओ दूल्हे, बताओ ये सांत्वना वाला इनाम बनकर शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हें रीना से पूछना चाहिए कि हम में से कौन सांत्वना का इनाम है, मैंने कहा। मुझे जवाब पहले से पता है, तुम तो बस उस झटके के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, समझे? उसके जैसी औरत जिसकी हड़बड़ी में तुमसे 5 साल छोटे लड़के से शादी करा दी गई हो, वह जल्द ही होश में आ जाएगी। वो मंडप पर ही होश में आ गई थी, मैंने कहा। यही वह हिस्सा है जिसे तुम बार बार मिस कर रहे हो। उसने दूसरा राउंड शुरू करने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरा फोन बज उठा। रीना का मैसेज था, फ्री हो गई हूं, तुम्हें लेने आ रही हूं। मैंने रोआन को वह मैसेज पढ़ते हुए अपनी तरफ देखने दिया, अपने चेहरे पर एक धीमी बेपरवाह सी मुस्कान आने दी और जवाब में टाइप किया, वेस्ट एंट्रेंस। उसने ठीक उसी पल नोटिस कर लिया जब मैंने उसकी बात पर ध्यान देना बंद कर दिया था। यह रीना है, मैंने फोन जेब में रखते हुए कहा। तुम चाहो तो रुककर उससे हेलो कह सकते हो, पर पहले ही बता दूं, तुम्हें बाहर खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा और वह किसी का इंतजार नहीं करती। उसने इंतजार किया, जाहिर है वह करता ही। रुआन जैसे आदमी एक ऐसी औरत के लिए ठंडे गैराज में 3 घंटे खड़े रह सकते हैं जिसने उनके बारे में कभी एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि दूसरा रास्ता यह मानने का है कि वह उनके बारे में नहीं सोचती। रीना 8 मिनट बाद गाड़ी लेकर आई। उसने रुआन की तरफ एक नजर भी नहीं देखा जो एक खंभे के पास उम्मीद जगाए खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा, कहा बैठो और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शीशे में मैंने जो आखिरी चीज देखी वह यह थी कि रोआन को रियल टाइम में ये समझ आ रहा था कि उसके लिए वो बस एक धुंधला सा नजारा था, बेकार और पूरी तरह से इग्नोर किया हुआ। क्या मुझे इसमें मजा आया? मैं भी इंसान हूं और डिनर से पहले तो थोड़ा कम ही इंसान रहता हूं। उस रात रीना जब घर आई तो पूरी तरह भीगी हुई थी। बोर्ड मीटिंग काफी लंबी चली थी और कार से चलकर आते वक्त तेज बारिश होने लगी थी। वह दरवाजे से अंदर ऐसे आई जैसे कोई बहुत महंगी बिल्ली पानी के पाइप से हार मानकर आई हो, गुस्से में पानी से टपकती हुई और इस तेवर में कि कोई उस पर कमेंट करने की हिम्मत न करे। मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं बस एक टॉवल ले आया। वह वहीं खड़ी रही जबकि मैं उसके बालों को सुखा रहा था। मैं इस पल के एहसास को बिल्कुल सही तरह से बताना चाहता हूँ क्योंकि यही असली बात है। वह टॉवल खुद ले सकती थी, उसके 2 काम करते हुए हाथ थे और जिंदगी भर उसे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने दिया। मैंने धीरे धीरे एक एक हिस्से से पानी सुखाया, फिर बड़े दांतों वाला कंघा निकाला और नीचे के सिरों से सुलझाना शुरू किया, जिस तरह से किया जाना चाहिए, जिस तरह से अमीर लोग कभी नहीं सीखते क्योंकि उन्होंने इसके लिए हमेशा किसी न किसी को पैसे दिए होते हैं। वह मेरे हाथों के नीचे बिल्कुल शांत हो गई, अकड़ी हुई नहीं, बस शांत। एक ऐसे इंसान की शांति जो ये तय करता है कि हिलना डुलना नहीं है, वरना ये पल खत्म हो जाएगा। तुम खाना बनाते हो, कॉफी बनाते हो, बाल सुखाते हो, उसने बहुत शांत आवाज में कहा। ये सब कहाँ खत्म होगा?
जब भी तुम कहोगी, मैंने कहा और कंघी करता रहा। उसने रुकने को नहीं कहा। इसके बाद मैंने डिनर बनाया, कुछ बहुत दिखावटी नहीं, बस वैसा सादा और अच्छा खाना जो आप किसी ऐसे इंसान के लिए बनाते हैं जो 11 घंटे बाकी लोगों के बीच बिताकर आया हो। वह पूरे समय काउंटर के पास बैठकर मुझे देखती रही, अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाए। इस बार वह किसी बात का हिसाब नहीं लगा रही थी, वह बस देख रही थी मुझे। किचन में उसके लिए ख्याल रखते हुए मैंने प्लेट नीचे रखी, साथ में ब्लैक कॉफी, एक चम्मच चीनी और बिना चम्मच के, क्योंकि इस मोड़ पर यह हमारी अपनी एक भाषा बन चुकी थी। उसने प्लेट और कॉफी को देखा, फिर मुझे देखा, और उसके चेहरे पर फिर वही आधा डिग्री वाला बदलाव हुआ। लेकिन इस बार वह वहीं रुक गया, गर्म, ना चाहते हुए भी सामने दिखता हुआ। थैंक यू, उसने 2 शब्द कहे। रीना की तरफ से ये 2 शब्द किसी बड़ी तारीफ जैसे थे। मैंने कुछ भी सच बोलने के बजाय कहा, ठंडा होने से पहले खा लो, क्योंकि सच बात हम दोनों को डरा देती। फिर मैं उस पैन को धोने चला गया जिसे मैं पहले ही धो चुका था। मेरे पीछे मुझे उसकी कुर्सी खींचने की आवाज सुनाई दी, और फिर मैंने सुना। मैंने कोई वहम नहीं पाला था, मैंने सच में सुना। उसने कुर्सी को आधा फीट मेरी तरफ खिसकाया जहां मैं बैठने वाला था। इतना नहीं कि उस पर कोई बात की जाए, बस इतना कि जब मैं बैठूं तो हमारे कंधे एक दूसरे को महसूस कर सकें। मैंने फोल्डर में एक और डॉक्यूमेंट जोड़ दिया। वह ठीक वैसे ही मोटा हो रहा था जैसा मैंने खुद से वादा किया था। यहाँ एक ऐसी बात है जो लोग बदले के बारे में गलत समझते हैं। जिस बदले में असली सुकून मिलता है वह देखने में उबाऊ होता है और उस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। वह चिल्लाता नहीं है, वो कागजी कार्रवाई करता है। रीना के बदले का तरीका बाहर से देखने में एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट जैसा लगता था, और यही वजह थी कि कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता था। इसकी शुरुआत एक ग्लास कॉन्फ्रेंस रूम में तिमाही समीक्षा मीटिंग के दौरान एक प्रेजेंटेशन से हुई। यूना के पास कंपनी में एक पद था, एक नाम मात्र का पद, जैसा आप किसी फाउंडर की पोती को देते हैं ताकि कंपनी के चार्ट में एक सुंदर नाम दिख सके। वह ब्रांड पार्टनरशिप्स संभालती थी, जिसका मतलब ज्यादातर सिर्फ लंच मीटिंग्स में जाना होता था। उस सुबह रीना ने वारिस और अब मीटिंग संभालने के नाते एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान पेश किया, शांत, नंबरों से भरा और पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला। ब्रांड पार्टनरशिप्स को अब कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के अंडर में कर दिया गया। यूना का पर्सनल खर्चों वाला अकाउंट, जिसे वह बहते नल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, अब बिना अप्रूवल के नहीं चल सकता था, और यूना खुद को वेस्ट ब्रांच में ट्रांसफर किया जा रहा था, जो शहर से 3 घंटे दूर था, ताकि वहां रीजनल प्रेजेंस बढ़ाई जा सके। एक ऐसा जुमला जिसका मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि आप किसी भी जरूरी काम से बहुत दूर रहें। रीना की असिस्टेंट मायरा ने पेपर्स बांटे। मायरा बेहद शांत, वफादार और ऐसे दिनों में अपना काम बहुत एंजॉय करने वाली लड़की है। हालांकि वो इतनी प्रोफेशनल है कि इसे दिखाती नहीं, लेकिन इतनी इंसान भी है कि इसे पूरी तरह छुपा ना सके। यूना ने पेज पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे सजा दे रही हो, उसने कहा। मैं बस एक खराब परफॉर्म करने वाले डिपार्टमेंट को ठीक कर रही हूँ। रीना ने बिना किसी गुस्से के कहा, तुमने 400 लोगों के सामने शादी छोड़ दी, तुमने इस कंपनी के नाम से जुड़े एक पब्लिक अकाउंट पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप का ऐलान किया, तुमने 3 नई मुसीबतें खड़ी की जिन्हें हमें संभालना पड़ा। इस पेज की हर लाइन तुम्हारे किए नुकसान का एक लिखा हुआ जवाब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक एक खर्च का हिसाब समझा सकती हूँ। उसने टेबल पर दूसरा पेपर खिसकाया, और भगवान गवाह है, उसमें एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ था। यही असली ट्रैप था। वहां लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यूना एक विलन चाहती थी और उसे एक अकाउंटेंट मिल गया, और आप अपने दादाजी के सामने जाकर ये रोना नहीं रो सकते कि बैलेंस शीट आपके साथ बुरा बर्ताव कर रही है। फिर भी उसने कोशिश की। वेरा ने भी उसके लिए कोशिश की। वेरा ने उस शाम मुझे गार्डन में अकेला पकड़ा। मैंने ध्यान दिया है कि वह अपनी सारी साजिशें गार्डन में ही करती हैं, जैसे फूल उन्हें सच बोलने की ताकत देते हों। काय, उसने कहा, ठंडे खाने पर रखी गर्म लाइट की तरह मिठास के साथ, तुम एक समझदार इंसान हो। यूना अभी बस रास्ते से भटक गई है, उसे थोड़ा वक्त दो, वह सब समझ जाएगी, और जब वह समझेगी। एक छोटा सा पॉज, मेरे हाथ पर अपना हाथ रखे हुए, तुम यहीं होगे, तुम दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए बने थे, बस उसका इंतजार करो। मैंने इस औरत को देखा जो दिल से मानती थी कि उसकी बेटी एक बेदाग हीरा है और पूरी दुनिया ही खराब है। मैंने सोचा कि उसकी जिंदगी कितनी आसान होती अगर वो कभी एक बार भी किसी बात में सही साबित हुई होती। सिस्टर इन लॉ, मैंने प्यार से कहा, आप मुझसे यूना का इंतजार करने के लिए ऐसे कह रही हैं जैसे उसकी चाबी मेरे हाथ में हो, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ और आपकी पति की बहन के साथ बहुत खुश हूँ। अगर आप चाहती हैं कि कोई यूना के होश में आने का इंतजार करे तो रीना से कहिए। वही तय कर रही हैं कि यूना के वापस आने के लिए क्या बचेगा। वेरा की मुस्कान ऐसे जम गई जैसे किसी पुतले का चेहरा हो। वह मुझे रीना के खिलाफ करने आई थी और यह समझकर गई कि मैं पूरी तरह से रीना के साथ हूं। उसकी हर साजिश इसी तरह उल्टी पड़ जाती थी। कमरे में जाना और हारकर बाहर आना उसका एक शौक बनता जा रहा था। मैं जब घर पहुंचा तो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। रीना हॉल में अपना कोट उतार रही थी, उस तरह से थकी हुई जो दिन भर लोगों को सही रास्ते पर लाने से आती है। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे अंदर कुछ बदला। कोई 5 साल पुराना दर्द जो चुप रहना सीख गया था, बिना इजाजत के मचल उठा।
मैंने उसके माथे को चूमा, बस उतना ही। उसकी हेयर लाइन पर होंठों का एक हल्का सा एहसास, दुनिया की सबसे साफ चीज, वैसा किस जो आप किसी को यह बताने के लिए देते हैं कि आप घर पहुंच गए हैं, और वह भी पहुंच गई है। मैंने खुद को रोकने से पहले ही ये कर दिया, और फिर मैं थोड़ा रुक गया, क्योंकि रीना के मामले में आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। वह बिल्कुल शांत हो गई, वैसा झटका नहीं जैसा मुझे डर था। वही दूसरी वाली शांति, टॉवल वाली शांति, जिसका मतलब होता है कि इस पल को ज्यादा बढ़ाना मत, वरना मुझे इसे यहीं खत्म करना पड़ेगा। ये कुछ नया है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम ऐसी लग रही हो जैसे दिन भर लोगों को संभाल कर थक गई हो। मैंने कहा, किसी को तुम्हारे साथ थोड़ा सा नॉर्मल भी रहना चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह पीछे भी नहीं हटी, और एक सेकंड बाद उसने अपना माथा मेरी कॉलर बोन पर टिकने दिया। बस एक सांस के लिए, बस इतनी देर के लिए जो एक फैसला बन सके। रीना, जो किसी तूफान का रास्ता भी बदल सकती थी, हॉल में खड़ी रही और उसने खुद को सिर्फ एक सांस के लिए नॉर्मल होने दिया। फिर वह सीधी हुई और स्टडी रूम की तरफ ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही हमारा नियम था। आप किसी समझदार इंसान को उसकी गरिमा बनाए रखने देते हैं। इस बीच शहर के दूसरे कोने में, और ये बात मैंने बाद में हुए ड्रामे और लोगों की बातों से जोड़ी थी, एक अलग ही कहानी रची जा रही थी। यूना डेमन के अपार्टमेंट में बैठी थी, उसे बता रही थी कि ये सब रीना की जलन है, उसकी मौसी हमेशा उससे जलती आई है, कि ये ट्रांसफर सिर्फ चिढ़ में किया गया है, कि एक बार जब यूना वेस्ट ब्रांच में खुद को साबित कर देगी तो वह सब कुछ वापस छीन लेगी और सबको सच दिख जाएगा। उसने ये बात एक ऐसी औरत के पूरे भरोसे के साथ कही जिसे सच साबित होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। डेमन ने सिर हिलाया और तसल्ली देने वाली बातें कही। वह तसल्ली देने वाली बातें करने में बहुत माहिर था, लेकिन वह एक नए तरीके से शांत भी हो गया था। और अगर यूना अपने शीशे में चेहरा देखने के बजाय उसके चेहरे को देख रही होती तो वो उसे नोटिस कर लेती। एक ऐसे इंसान का मन ही मन हिसाब किताब जो किसी ऐसे शेयर को देख रहा हो जिसकी वैल्यू अचानक गिर गई हो। एक ऐसे इंसान का लुक जो दूसरे का गणित लगा रहा हो। उसने इसे नोटिस नहीं किया। वह अपनी ही दुनिया में मस्त थी। डेमन का असली चेहरा पहली बार एक चैरिटी डिनर में सामने आया, जो उन लोगों की जगह होती है जो अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा अच्छा दिखने का नाटक करते हैं। मैं इसे ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो झींगे ढूंढ रहा था। लेकिन अगर आप सालों से लोगों को पढ़ने का काम कर रहे हो तो आपकी नजरें वहीं जाती हैं जहां ड्रामा चल रहा हो। और ड्रामा हॉल के दूसरे कोने में मौजूद एक महिला थी, लगभग 45 साल की उम्र, असली गहने और वैसा कॉन्फिडेंस जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जैसे ही डेमन यूना के साथ अंदर आया, उस महिला का चेहरा सफेद पड़ गया। हैरानी से सफेद नहीं, बल्कि किसी पुराने डर से सफेद। उस खास इंसान का चेहरा जो रेंट की टक्सीडो पहनकर आए किसी कर्जदार को देख लेता है, उसका रंग अलग ही उड़ जाता है। मैंने इस बात को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया। मैं हर बात नोट कर लेता हूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है। फिर दो चीजें एक के बाद एक बहुत तेजी से हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कहानी के पलटने से ठीक पहले होता है। पहली बात, यूना ने मेरे सामने ड्रामा करने का फैसला किया। देर रात बार के पास का वक्त था और उसने साफ तौर पर पूरी शाम अपनी नई शिकायतों को पीकर बिताई थी। वह डेमन को पीछे घसीटते हुए मेरे रास्ते में आ खड़ी हुई और काफी दूर तक सुनाई देने वाली तेज आवाज में बोली कि मैं बहुत दयनीय हूँ। मैंने उससे चिढ़कर उसकी मौसी से शादी की है। सबको दिखता है कि मैं अब भी उसी के चक्कर में पड़ा हूं और मुझे खुद का मजाक बनाना बंद कर देना चाहिए। अगर मैं पहले वाला काई होता तो शायद बहस करने लगता, लेकिन आज वाला काई अपने मन में उस मुस्कान की कीमत लगा रहा था जो बिना एक पैसा खर्च किए उसे सबसे ज्यादा दर्द देती। तभी रीना आ गई। वह कोई जल्दबाजी में नहीं आई। रीना कभी जल्दबाजी नहीं करती। पूरी दुनिया उसके हिसाब से ढलती है या फिर पीछे छूट जाती है। वह चलकर आई। उसने मेरा हाथ इतने हक से अपने हाथ में लिया जैसे वह हमेशा से वहीं रहता हो, और यूना को ऐसे देखा जैसे स्प्रेडशीट में कोई गलती देख रही हो। तुम अपने अंकल पर चिल्ला रही हो, रीना ने बहुत शांत लेकिन दूर तक गूंजने वाली आवाज में कहा। वह भी दोनों परिवारों के नाम पर हुए एक पब्लिक इवेंट में। वहां इतना लंबा सन्नाटा छा गया कि कोई गाड़ी भी पार कर दे। तुम काय के बारे में जो भी सोचती हो, वह मेरा पति है और रिश्ते में तुमसे बड़ा है। तुम उससे उसी तमीज से बात करोगी जो सिखाने के लिए इस परिवार ने बहुत पैसे खर्च किए हैं, वरना तुम उससे बात ही नहीं करोगी। जल्दी तय कर लो, लोग देख रहे हैं और तुम्हारी तरह मुझे ये बात याद रहती है। आसपास का पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। यूना का मुंह खुला का खुला रह गया। डेमन अचानक कारपेट को ऐसे घूरने लगा जैसे उसमें कोई गहरी दिलचस्पी हो, और मैं वहां खड़ा था। 3 टाइम जोन की सबसे ताकतवर महिला द्वारा सब लोगों के सामने प्रोटेक्ट किया जा रहा था। मुझे अपने चेहरे को ज्यादा भावुक होने से रोकने के लिए खुद पर बहुत काबू रखना पड़ रहा था। आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया था, एक बार भी नहीं।
मुझे कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं हमेशा खुद को मजबूत बनाकर बड़ा हुआ था। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ता हूँ और ज्यादातर बैठकर ही जीत जाता हूँ। लेकिन किसी चीज की जरूरत होना और किसी चीज को महसूस करना दो अलग बातें हैं। उस भरे कमरे में एक ऐसी औरत द्वारा सबके सामने अपना कहा जाना, जो बिना मतलब के कोई शब्द नहीं बोलती, ये बात मेरे दिल में ऐसी जगह उतर गई जिसके लिए मेरे पास कोई फाइल ही नहीं थी। यूना ने वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। ये पहली सही चीज थी जो मैंने उसे करते देखा था। दूसरी चीज कार में हुई। तीसरे टेबल वाली पन्ने एमराल्ड के गहनों वाली महिला, मैंने कहा। उसने डेमन को देखा और ऐसा लगा जैसे उसकी उम्र अचानक 5 साल बढ़ गई हो। गाड़ी चला रही रीना ने मेरी तरफ नहीं देखा। तुमने भी वह नोटिस किया? मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ, ये बहुत थका देने वाला काम है। मैंने अपने हाथ में फोन घुमाया। वह किसी अजनबी का चेहरा नहीं था। वह एक ऐसे इंसान का चेहरा था जो उसके जैसे आदमी की कीमत पहले ही चुका चुका हो। अगली सुबह तक मैंने इस बात की कड़ियां जोड़ ली थीं, चुपचाप, बिना किसी ली के, बिना किसी शोर के, बस उन दोस्तों के सर्कल्स के जरिए जिन्हें यूना कभी समझ ही नहीं पाई कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुझे सिर्फ 3 कॉल करने पड़े। पन्ने के गहनों वाली महिला ने 2 साल पहले एक ऐसे फंड में पैसे लगाए थे जिसे एक हैंडसम नौजवान ने उसके सामने पेश किया था। वह फंड रातों रात गायब हो गया और वह नौजवान भी उसके साथ गायब हो गया। उस महिला ने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए वह नुकसान चुपचाप सह लिया और डेमन जैसे लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। उस फंड पर नाम डेमन नहीं था, लेकिन वह नाम उससे काफी मिलता जुलता था। ये वैसा ही फर्जी नाम था जो कोई इंसान तब इस्तेमाल करता है जब उसे पता हो कि जल्द ही उसे एक नए नाम की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया। इसे ही अनुशासन कहते हैं। आपके पास सबूत आते ही आप तुरंत हमला नहीं करते। आप उस सही मौके का इंतजार करते हैं जब वह सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, और तब तक सामने वाले को खुद अपने लिए फंदा तैयार करने देते हैं। मैंने इसे फोल्डर में डाल दिया। अब ये एक अलग ज्यादा भारी फोल्डर था जिसके कवर पर एक वकील का नंबर पिन किया हुआ था। मैं देर से घर पहुंचा और यहाँ वो खास पल आया जिसने मेरे पूरे हफ्ते के मूड को बदल दिया। लैंप जल रहा था। रीना स्टडी रूम के सोफे पर सोई हुई थी। उसकी छाती पर एक रिपोर्ट रखी थी। उसने लैंप जलता छोड़ दिया था और दरवाजा भी खुला रखा था। मैंने चेक किया। मैं खुद को रोक नहीं पाया। सोफे पर मेरी हमेशा वाली जगह एकदम खाली रखी हुई थी। उसने अपने पैर समेट रखे थे ताकि ठीक एक इंसान के बैठने की जगह बच सके। वह जाग कर मेरा इंतजार कर रही थी। वह 11 कमरों वाले घर में उसी अकेले सोफे पर मेरा इंतजार करते करते सो गई थी, जिसका मुंह उस दरवाजे की तरफ था जहां से मैं अंदर आने वाला था। मैं वहां किसी बेवकूफ की तरह खड़ा रहा, एक ऐसा इंसान जो लोगों के हाव भाव पढ़ने का काम करता है। आज अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एहसास को पढ़ रहा था। मैंने उसकी छाती से रिपोर्ट उठाई ताकि वह नीचे न गिरे। वह आधी नींद में हिली, बिना किसी डिफेंस के, बिना कोई दिखावा किए, और उसने अंधेरे में सहारा लेने की तरह मेरी आस्तीन पकड़ ली। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। मैंने ठीक उसी पल उसे खुद को संभालते देखा। वह एक ऐसी औरत की घबराहट थी जो खुद को मेरा सहारा लेते हुए पाकर हैरान रह गई थी। उसकी उंगलियां पीछे हटने लगीं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ देख लिया। मैंने खुद को एक अंबल मोड़ने में बिजी कर लिया जिसे मोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने उसे पूरे 3 सेकंड की प्राइवेसी दी ताकि वह नाटक कर सके कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और मैंने कंबल से बात करते हुए कहा, सो जाओ, तुम्हें सुबह 9 बजे वेस्ट ब्रांच के नंबर चेक करने हैं। जब मैं वापस मुड़ा तो उसने मेरी आस्तीन से अपना हाथ नहीं हटाया था। उसने बस ये नाटक करना बंद कर दिया था कि उसने ऐसा गलती से किया था। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे दिन देखे हैं। मेरे पास किसी कंपनी की तरह अच्छे दिनों की भरमार है, लेकिन लैंप की रोशनी में उस स्टडी रूम में खड़े होने का वह शांत पल, जहां सालों से मुझे चाहने वाली औरत ने आखिरकार मुझे यह देखने दिया, वह पल मेरे सबसे अच्छे दिनों में सबसे ऊपर है। ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई कि मुझे अपने सबसे बेहतरीन दिनों की लिस्ट को फिर से बदलना पड़ा। जब तक वेरा ने फैमिली डिनर के लिए बुलाया, मेरे पास एक ऐसा फोल्डर तैयार हो चुका था जो किसी आदमी का करियर खत्म कर सकता था, और मेरे पास एक ऐसी पत्नी थी जो टेबल के नीचे बिना किसी के कहे मेरा हाथ थाम लेती थी। मैं इन्हें इसी ऑर्डर में रखूंगा। वह रिपोर्ट शांत शामों के एक पूरे हफ्ते में तैयार हुई। मैं और रीना स्टडी टेबल पर 2 लैंप और एक पॉट ब्लैक कॉफी, 1 चम्मच चीनी, बिना चम्मच के 2 बार, क्योंकि अब हम ऐसे लोग बन चुके थे जो बिल्कुल एक जैसी कॉफी पीते थे। रीना के पास उन रास्तों तक पहुंच थी जिनकी कोई प्राइवेट डिटेक्टिव उम्मीद भी नहीं कर सकता था। परिवार के अपने नेटवर्क्स, वे बैंक जो परिवार के एहसान तले दबे थे, और असली पैसों की ताकत। मेरे पास बातों की कड़ियां जोड़ने का हुनर था। हम दोनों साथ मिलकर सच में एक अटूट टीम बन चुके थे। पूरी कहानी एक ऐसी तस्वीर की तरह सामने आ गई जो बस सामने आने का इंतजार कर रही थी। वह पन्ने के गहनों वाली महिला पहली शिकार नहीं थी। उससे पहले एक दूसरे शहर में एक और महिला थी, एक विधवा, एक वाइन इंपोर्ट फंड, और वही रातों रात गायब हो जाने वाला ड्रामा। और उससे पहले भी एक और, हर बार अलग अलग नाम, जो उसके असली नाम से काफी मिलते जुलते थे।
इतने करीब कि वह सुन सके, लेकिन इतने अलग कि बिना जाने उन्हें ट्रेस करना नामुमकिन था। वह अपनी जिंदगी के नाजुक मोड़ से गुजर रही अमीर औरतों को निशाना बनाता था, जो हाल ही में विधवा हुई हों, जिनका तलाक हुआ हो या जो दिल टूटने से दुखी हों। वह उन्हें अपना प्यार और एक कभी ना डूबने वाले फंड का लालच देता था और उनका पैसा लेकर चंपत हो जाता था। यूना डेमन के लिए कोई प्यार नहीं थी, वह बस एक टारगेट थी जिसे उसने चुना था, और उसके पीछे की पारिवारिक जायदाद उसकी कमाई थी। हमने इसका एक पेज भी बाहर लीक नहीं किया। हमने फोल्डर बंद किया और डिनर करने चले गए।